नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है शोधार्थी। और जैसे आप सभी को पता होगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में पीएचडी का फर्स्ट फेज का प्रोसेस चल रहा है और कुछ जो वहाँ के विभाग हैं, कुछ वहाँ के डिपार्टमेंट्स हैं, उनका इंटरव्यू भी स्टार्ट हो गया है। जैसे हिंदी विभाग में आप सभी को पता होगा कि इंटरव्यू स्टार्ट हो गया है वहाँ पर। और कुछ दोस्तों का रिक्वेस्ट आया था, कुछ दोस्तों का निवेदन आया था कि आप जो हिंदी विभाग में जो इंटरव्यू होता है उससे रिलेटेड एक आप वीडियो बनाइए कि उसमें क्या सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो उसी पर बात करने के लिए कि हिंदी विभाग में जो इंटरव्यू हो रहा है, जो साक्षात्कार हो रहा है, उसमें हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और उस पर बात करने के लिए मेरे दोस्त हैं अनिल भाई, और जिन्होंने पिछले बार वहाँ पर पीएचडी में एडमिशन लिया है और इन्होंने पिछले बार DU और JNU दोनों जगह इंटरव्यू दिया था। तो इनके इंटरव्यू के एक्सपीरियंस के माध्यम से हम जानेंगे कि DU में इंटरव्यू जो देने जा रहे हैं स्टूडेंट, उनको क्या सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो अनिल भाई, आप एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए, उसके बाद हम लोग डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विकास भाई। सबसे पहले तो मैं आपके जितने भी श्रोतागण हैं और जितने ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी PhD एस्पिरेंट्स को मेरा नमस्कार। और जहाँ तक परिचय की बात है तो बताना चाहूँगा कि मेरा नाम अनिल राजगढ़ है और मैंने अपना ग्रेजुएशन जो है वो राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में हिंदू कॉलेज से किया है, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत ही आता है। और उसके बाद अभी मैं PhD है वो हिंदी साहित्य से कर रहा हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि मेरा जो PhD का टॉपिक जो है वो है आज्ञे एवं निर्मल वर्मा के निबंधों में भारतीय एवं पाश्चात्य दृष्टियों का तुलनात्मक अध्ययन, और मैं PhD है वो दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से कर रहा हूँ। ठीक, अनिल भाई, हम लोग कोशिश करेंगे कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, तो मैं सीधे पॉइंट पर आते हैं कि जो आपका एक्सपीरियंस रहा, जो आपने पिछले बार JNU में भी इंटरव्यू दिया था, DU में भी दिया था, और अभी आप DU में आप PhD कर रहे हैं जी। तो रिसर्च प्रपोजल को लेकर जो बेसिक चीज़ें हैं, जो अगर मूलभूत जो अगर आप कहें सावधानी बरतने की ज़रूरत है, उस पर आपका क्या टेक है, आपका एक्सपीरियंस क्या बताता है आपका? देखिए, इससे पहले कि मैं रिसर्च प्रपोजल पे आऊँ, थोड़ी सी सामान्य बात कर लेते हैं कि स्पेसिफिकली जो हिंदी पट्टी या हिंदी क्षेत्र के जो लोग हैं उनको साक्षात्कार को या इंटरव्यू को लेकर काफ़ी घबराहट रहती है, एक एंजाइटी रहती है। तो सबसे पहले मेरे को लगता है कि उसको क्लियर करना, उस एंजाइटी से उनको मुक्त करना ज़रूरी है। तो बताना चाहूँगा कि हम शुरू से बचपन से जैसे स्कूलिंग हमारी होती है या कॉलेज में, तो हमें बहुत कम मौके मिलते हैं इंटरव्यू के। हम एग्जाम से, रिटन एग्जाम से, MCQ एग्जाम से लगातार गुजरते हैं, लेकिन साक्षात्कार का मौका नहीं आता है। यही एक रीज़न है उस एंजाइटी का। तो बताना चाहूँगा कि साक्षात्कार कोई भी इसको हवा बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे विकास भाई, आप मेरे साथ में बैठे हैं और आप मेरे से सवाल जवाब कर रहे हैं, हम बातचीत कर रहे हैं, ये भी एक प्रकार का इंटरव्यू है, साक्षात्कार ही है। और सेम ऐसा ही इसी प्रकार का जो इंटरव्यू जो है, और इससे भी ज़्यादा आप सहज महसूस करेंगे जब आप किसी भी डिपार्टमेंट में PhD के लिए इंटरव्यू देते हैं। इसको ठीक ऐसे ही समझिए कि आप किसी पारिवारिक माहौल में बैठे हैं, परिवार के आपके सदस्य जो होते हैं, आपके माता पिता, दादा दादी होते हैं, तो आप दिल्ली से गाँव में जाते हैं, वो आपसे 10 तरीके के सवाल करते हैं, दिल्ली में क्या हो रहा है, कैसे रह रहे हो, वो भी एक साक्षात्कार ही है। दूसरा मैं बताना चाहूँगा, जैसे एक शादी होती है, तो शादी के अंदर जो दूल्हा होता है, तो शादी से पहले जो उनको दूल्हे को देखने आते हैं, तो वो भी भिन्न भिन्न प्रकार के सवाल पूछते हैं, कैरियर से लेके और सारी चीज़ों को लेकर। और चूंकि PhD लाइटर नोट पे कह रहा हूँ कि PhD के बाद में शादी वाला फेज ही आता है, तो इसका मोटिवेशन भी बड़ा होना चाहिए कि इंटरव्यू जो है वो लंबे समय में काम आने वाला। बहरहाल मैं आता हूँ रिसर्च प्रपोजल पे। रिसर्च, जहाँ तक इंटरव्यू की बात है विकास भाई, तो मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा, चाहे वो दिल्ली विश्वविद्यालय का इंटरव्यू हो, चाहे वो हैदराबाद विश्वविद्यालय का हो, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का हो, सबका एक ही पूरा जो है प्रोसेस रहता है। और उसमें ये रहेगा कि आपको, जैसे हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, तो पूरे हिंदी साहित्य का इतिहास या समस्त जो विधाएं जो है, गद्य या पद्य, वो सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। उस पर आपसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे। आपको पूरी तरीके से, एकदम डिसिप्लिन तरीके से पूरा आपको स्ट्रिक्ट रहना है। आपका जो रिसर्च प्रपोजल है उसके ऊपर, जो आप स्पेसिफिक एरिया पर जिस पर आप काम कर जी जी जी, जो आपका विषय जो है जिस पे आप काम करना चाहते हैं, जिस पे आप शोध करना चाहते हैं, और जो सिनोप्सिस आपने जो बनाई है वही सिनोप्सिस आप लेके जाएंगे। जैसे JNU या कुछ विश्वविद्यालयों में ऐसा होता है कि पहले से वो सिनोप्सिस मांग लेते हैं, और दिल्ली विश्वविद्यालय में आप जब जाएंगे तो 4-5 आपको कॉपी साथ में ले जानी पड़ेगी, और आप खुद इंटरव्यू पैनल में जितने लोग हैं उनको आप देंगे। तो पहले से आपके उस प्रपोजल पे कोई ऐसा गहन अध्ययन नहीं होने वाला है। उसी टाइम पे उस प्रपोजल को देख के आपसे सवाल जवाब होगा, उसका फॉर्मेट पूछेंगे, उसका सेंट्रल क्वेश्चन। जी जी जी, जैसे कि इसमें बताना चाहूँगा, मैंने आपकी सुविधा के लिए और स्पेशली जो आपके जो दर्शक हैं उनकी सुविधा के लिए मैंने पहले से फ्रेम कर लिया था, ताकि हम एकदम क्रिस्प और एकदम स्ट्रिक्ट अपने टॉपिक पे रहें। सबसे पहले तो बात आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि PhD के लिए
जितनी सीट्स निकली हैं, जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, कि 230 के करीब सीटें हैं। जेएनयू का भी मेरे को पता नहीं है। तो वो 230 पे मान लीजिए कि 2000 उम्मीदवार हैं उसमें, तो वो 2000 सब लोगों को तो वो सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो वो आपको सिलेक्ट करने के लिए नहीं बैठे हैं। इस चीज़ को आप एकदम से ध्यान में रखें, अपने दिमाग में रखें। वो आपको खारिज करने के लिए बैठे हैं, आपकी छटनी करने के लिए बैठे हैं। उनको आपको सेलेक्ट नहीं करना, आपको रिजेक्ट करने के लिए बैठे हैं वो। ये आपको डिफेंड करके अपने टॉपिक को ये बताना है कि नहीं, आपको क्यों सेलेक्ट किया जाए। तो ये चीज़ आपके जहन में क्लियर होनी चाहिए। और वो इसीलिए आपको हतोत्साहित भी करना चाहेंगे आपके टॉपिक पे। ये तो कोई टॉपिक नहीं बनता है। इस तरीके के एग्जिस्टेंशियल पूरे आप पे क्वेश्चन है वो पुटअप किए जाएंगे। लेकिन उससे क्या है, हिंदी पट्टी के जो बच्चे हैं, कुछ गाँव से आते हैं, राजस्थान से, बिहार से, यूपी से, वो एकदम ऐसे समझ लेते हैं, उनको कि आप इस टॉपिक पे तो काम ही नहीं हो सकता। तो वो एकदम से ब्लर हो जाएगा, उनका माइंड जीरो हो जाते हैं। वो ऐसा नहीं करना है आपको। आप अगर लाइज हो जाते हैं, काफी डिमोटिवेट जी, आप अगर सिनोप्सिस लेके जा रहे हैं 15 या 12 पेज का जितना भी आपने बनाया, तो आपके पास वो पूरा मसौदा है, आपको उसी का जवाब देना है कि नहीं सर इस पे काम हो सकता है। इसी पे आगे आएंगे। तो सबसे पहला जो सवाल आप करते हैं, सबसे पहला सवाल तो ये कि आपका जो विषय है, आप जिस पे शोध करना चाहते हैं, वो विषय आपको एकदम से रटा हुआ होना चाहिए, पूरा रिटेन किया होना चाहिए। कि जैसे पूछे आप एक लाइन में, जैसे कि मैंने बताया, बिना हिचकिचाहट के आप पूरा विषय जो है उनके जो इंटरव्यूअर पैनल जो है उसके पटल पे रख दें। सबसे पहला सवाल जो विकास भाई जो होता है, जैसे कि आपने मेरे को ये सवाल किया कि आप अपने बारे में सबसे पहले बताइए, तो यही सवाल आपके सामने भी रहेगा कि इंटरव्यू पैनल आपके बारे में जानना चाहेगा कि कृपया अपने बारे में बताइए, आपका एजुकेशन क्या है। तो ये 3-4 लाइन अपना जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है वो भी आप लिख के याद कर लीजिए। वहाँ पे नहीं बोलना है ऑन द स्पॉट, क्योंकि ध्यान रहे कि वहाँ पे ऐसी एंग्जाइटी होती है, आपको वेट करना पड़ता है। मान लीजिए आपको कहा गया कि 9 बजे आपका इंटरव्यू है, लेकिन पता चले आपका जो इंटरव्यू है वो 1 बजे हो रहा है। तो उस 2 घंटे में आप इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि उसी टाइम पे ऑन द स्पॉट आप जो है प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना नहीं रहता कि आप मेकअप कर पाए, इंट्रोडक्शन भी सही से दे पाए। हाँ, तो इसीलिए मैंने कहा मैं आपकी सहायता के लिए ये करा। और आप इसको कृपया नोट कर लें, अगर आप देख रहे हैं तो मैंने सारे क्वेश्चन फ्रेम कर दिए हैं। यही आपके लगभग क्वेश्चन जो है, थोड़ा सा उसमें डिफरेंस हो सकता है, लेकिन मूल भावना यही रहेगी। तो इसको पहले से आप नोट करके और इसका खुद का एक आंसर पहले से तैयार कर लें, एक PDF बना लें, उसका प्रिंट निकलवा लें और उसको बार बार पढ़ें, उसको याद करें, उससे बहुत सहायता होगी। जैसे पहला सवाल मैंने कहा कि अपने बारे में बताइए, जो कि अपना परिचय आप दे देंगे। दूसरा जो है वो आता है सीधा वो विषय पे आते हैं कि अपने विषय के बारे में आप बताइए। हो सकता है अपने बारे में बता रहे हो, जैसे कि मैं पॉलिटिकल साइंस से हूँ, उसके बाद हिंदी साहित्य में आए, तो ऐसा सवाल हो जाए क्यों आप हिंदी में आए, है ना। सामान्य तौर पे नहीं, तो दूसरा यही रहेगा कि अपने विषय के बारे में बताइए, जिस पर आप शोध करना चाह रहे हैं, जिस पे आप शोध करना चाहते हैं। तो आप अपने विषय के बारे में भी यही 3-4 लाइनें आपके पास फिक्स होनी चाहिए कि आपका सेंट्रल पॉइंट क्या है। और विषय के बारे में कैसे बताएंगे कि शोध प्रश्न होते हैं, रिसर्च क्वेश्चन, उसमें एक सेंट्रल क्वेश्चन होता है, बाकी रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो जो सेंट्रल क्वेश्चन जो है उसका जो जवाब जो होता है वही अपने विषय के बारे में बताना होता है। उसके बाद में विषय को बताने के बाद में 2 तरीके के आप जो है सवाल हो सकते हैं। एक तो ये होगा कि अच्छा ये विषय है तो इसमें आप क्या काम करना चाहते हैं, तो वो आप बताएंगे। उसके बाद में ये हो सकता है कि अच्छा ये काम करना चाहते हैं तो क्यों काम करना चाहते हैं इसमें, ये आपको कहाँ से ये प्रेरणा मिली और क्यों काम करना चाहते हैं। तो ये एक क्यों वाला जवाब भी हो सकता है। एक दोनों का मैं आपको समझाना चाहूँगा ब्रीफ में कि जैसे कि क्या काम करना चाहते हैं, तो आप जैसे जवाब देंगे सर मैं ये काम करना चाहता हूँ, तो उस पर 2 तरीके से आपको हतोत्साहित जो मैंने कहा कि खारिज किया जा सकता है आपको। वो कैसे करेंगे, वो ये करेंगे कि ये तो कोई विषय ही नहीं बनता है, आप जो विषय बता रहे हैं ये तो कोई विषय बनता ही नहीं, तो रिसर्च का विषय है, रिसर्च का विषय है ही नहीं, ये तो बहुत ही ब्लर टॉपिक है। आपको एक सेंट्रल पॉइंट इसमें नहीं है। ये आप मतलब कैसे, जो मान लीजिए कि किसी का तुलनात्मक है, जैसे मैंने JNU में जो मैंने अपना टॉपिक दिया था कि आदिवासी एवं दलित साहित्य की विचार की एक तुलनात्मक अध्ययन, तो उन्होंने कहा कि आदिवासी जो है वो अलग विमर्श है और जो दलित है वो एक अलग विमर्श है, इसके अंदर तो कोई कंपैरिजन नहीं है। तो आप क्या तुलना करना चाहेंगे, तुलनात्मक तो कुछ बनता ही नहीं। तो इस पर अगर आप घबरा जाएंगे एकदम से तो आपको लगेगा नहीं मैंने तो गलत टॉपिक चुन लिया। लेकिन अगर आपको क्लैरिटी है, अगर आपने काम किया है अपने प्रपोजल में, तो चूंकि आप तुलनात्मक काम कर रहे हैं तो तुलना के बिंदु तो जाहिर है कि आपने उसमें साइट किए ही होंगे, वही पॉइंट आपको बोलने हैं कि नहीं सर ऐसा नहीं है, जहाँ तक मेरी समझ है उसके आधार पे आपको बताना चाहूँगा कि ये पॉइंट है और ये तुलना के आधार बनते हैं। इसको मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, शायद आप सब समझ गए होंगे आपके जो शोधार्थी हैं। दूसरा इसमें ये हो सकता है कि चलो ठीक है आपने बता दिया कि इस विषय पे तुलनात्मक काम हो सकता है, लेकिन इस विषय पे तो इससे पहले बहुत काम हुआ है, इतना ज़्यादा काम, अब इस पे आप नया क्या करना चाहते हैं, आपको कुछ नया टॉपिक को चूज करना चाहिए। आपका कंट्रीब्यूशन क्या है, कंट्रीब्यूशन क्या है इसके अंदर। तो इसके बारे में आपको सीधा का सीधा जो है आपके शोध का जो एक पॉइंट हम रखते हैं रिसर्च प्रपोजल में कि स्कोप ऑफ द स्टडी, जो संभावनाएं क्या है इसकी, वो आपको बतानी होती है, ठीक है। और साथ में इसमें कि इसमें तो बहुत काम हुआ है,
बहुत काम वाले का एक जवाब ये भी होता है कि आपको रिसर्च गैप है वो साइड करना पड़ता है। जैसे हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं, जैसे जिस टॉपिक से रिलेटेड हम लिटरेचर पढ़ते हैं, तो उस लिटरेचर को पढ़ते हुए हमें पता चलता है कि नहीं ये डायमेंशन आ रही है, इसके बाद में ये डायमेंशन आ रही है, लेकिन बीच में एक डायमेंशन थी जो छूट गई है अभी तक के लिटरेचर रिव्यू में, जिसको आप लिटरेचर गैप भी कह सकते हैं और रिसर्च गैप भी कह सकते हैं। तो ये जो है कि आप क्या काम करेंगे वो आपको यही साइड करना होता है, या इस पर विषय नहीं बनता है, आप क्यों काम करना चाहते हैं, इसमें आपको यही साइड करना होता है कि रिसर्च गैप क्या है, लिटरेचर गैप क्या है, वो आपके पढ़ने के दौरान जो है वो आपको उसका जवाब देना है। उसके बाद में एक चीज़ ये भी हो सकती है कि क्यों काम करना चाहते हैं, जो 2 क्वेश्चन मैंने रखे। दूसरा इसमें ये कि क्यों काम आप करना है, क्यों का जवाब सीधा का सीधा है कि रिसर्च आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका जो शोध का जो हिंदी में कहूँ तो उद्देश्य क्या आपने रखा है, वो क्यों का जवाब है कि ये जो रिसर्च आप करेंगे। अब उद्देश्य पे आते हैं तो कई बार हिंदी पट्टी में हम देखते हैं कि काफ़ी इमोशनल अप्रोच में बच्चे चले जाते हैं कि आप क्यों करना चाहते हैं, तो वो कहते हैं सर मैं तो जब मेरा पारिवारिक माहौल ही ऐसे मिला, मैंने पहले कविता पढ़ी थी, उसी समय पे कविता पढ़ते ही मैं एकदम से मेरा हृदय है वो पिघल गया था, और तभी मैंने सोच लिया था कि इस पे तुलसी के रामराज भी है जो काम करना है, और पूरा देश अब आजकल जो है वो इसी बयार में बह रहा है, तो मैं तुलसी के रामराज भी काम करना चाहता हूँ, मान लो किसी का टॉपिक ऐसे। तो ये आपको ध्यान रखिए कि रिसर्च जो है वो एक सीरियस जॉब है, इसके साथ मजाक नहीं चलेगा। तो आपको क्या करना है उसमें, अगर आपसे पूछे क्यों काम करना चाहते हैं और उद्देश्य है, तो उसमें आपको क्या करना है कि सीधा का सीधा आपको जो है अकादमिक महत्व उसका क्या है, एकेडमिक उसका इंपॉर्टेंस क्या है, रेलेवेंस क्या है एकेडमिकली, वो आपको बताना है, न कि आपकी जो पर्सनल रुचि है उसको बताना है, या इसको जिसको मैंने कहा रिसर्च गैप, दोनों चीज़ें। उसके बाद में आ जाते हैं, इसके बाद में सबसे बड़ा सवाल जो विकास भाई होता है, और आपने भी अपने इंटरव्यू में फेस किया होगा, लिटरेचर रिव्यू का जो कह रहे हैं कि उससे अगला सवाल आता है कि अच्छा ठीक है आपने बता दिया कि ये आपका टॉपिक है, क्यों काम करना चाहिए, अभी आप ये बताइए कि आपने कौन कौन सी किताबें पढ़ी है इससे रिलेटेड। तो एक तो ध्यान रहे कि जितनी भी किताबें हों, चाहे आपने 5 उसमें डाली हो जो कि आधार ग्रंथ है, 10 डाली हो या 15 डाली हो, आधार ग्रंथ पर प्लस आपने जो पढ़ा है उन किताबों को एकदम से आपको रटा हुआ होना चाहिए। और जैसे ही आपको बोलेंगे कौन सी किताबें पढ़ी है, आप पूरे लाइन से जो है किताब का नाम एग्जैक्ट और वो किताब का जो ऑथर कौन है उसका, हालांकि प्रकाशन जो संस्थान है किसने उसको पब्लिश किया है वो भी एक्सपेक्टेड रहता है, लेकिन सीधा आपको बताना नहीं है, आपको तो किताब क्या है और उसका लेखक कौन है वो आपको बता देना। उसके बाद में जो किताबें आप बता रहे हैं, जो आधार ग्रंथ है या जो आपने पढ़े, उसमें ये भी एक्सपेक्टेड रहेगा कि उस किताब के बारे में एक सेंट्रल आइडिया आपको पता रहे, या अगर ये किताब अच्छा ये किताब आप बता रहे हैं, इस किताब के बारे में थोड़ा आप बताएंगे कि इसमें क्या है, तो वो भी आपको बताना है। उसके बाद में हम इसको समराइज ही कर रहे हैं कि कई बार ये भी हो जाता है कि आपका जो टॉपिक है उसी में जो आपने प्रस्तावना है, जितने जो शब्द लिखे उसमें कुछ की टर्म्स होते हैं, उनके बारे में भी मैं चाहूँगा कि एक बार खुद पढ़ते हुए जो की टर्म है उनको अलग से एक लिस्ट बना लें, और जो की टर्मिनोलॉजी जैसे आ गया कि संरचनावाद, उत्तर संरचनावाद, उपनिवेशीकरण है ना, आधुनिकीकरण आ गया, पोस्ट मॉडर्निज्म आ गया, जो की टर्म्स आ गई। जैसे किसी का टॉपिक ऐसे हो जाता है कि तुलसी का रामराज्य मध्यकालीन युग के परिप्रेक्ष्य में, तो परिप्रेक्ष्य का क्या अर्थ है ये आपको बता, रामराज की से आप क्या समझते हैं, ठीक। तो ये जो की टर्म्स हैं उनके बारे में भी आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, अलग से लिस्ट बना लेंगे। और दूसरा ये होता है कि जैसे किसी का तुलनात्मक अध्ययन है, मेरा तुलनात्मक अध्ययन था जैसे आदिवासी के साथ मैंने दलित विमर्शा जो जेएनयू में दिया था, या फिर मैंने आगे के साथ जो निर्मल वर्मा का भी जो काम कर रहा हूँ, तो पूछेंगे आगे के साथ आपने निर्मल वर्मा को क्यों रखा, तुलना का दूसरा आयाम आपने यही क्यों रखा, कोई दूसरा भी तो हो सकता था। हाँ, जैसे मेरे से सवाल पूछ लिया गया था खारिज करने के लिए कि आप आगे और निर्मल वर्मा की भारतीय और पाश्चात्य संस्कृति के दृष्टि का तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, तो भारतीयता तो कुछ थी नहीं आगे, और उनको तो पूरा एकदम पश्चिम का पैरोकार कहा जाता है, अमेरिका का दूत कहा जाता है, तो एकदम से आपको रिजेक्ट करेंगे, तो आपको डिफेंड करना होगा हर एक चीज में। तो तुलना का दूसरा आयाम आपने यही क्यों चुना, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर जो है शोध का क्षेत्र जो है आपका रिसर्च का है वो क्षेत्र क्या रहेगा, किसी का कुछ है ज्योग्राफिकल लोकेशन पे होता है, किसी का आदिवासी साहित्य पे हो सकता है, तो वो ले रहा है कि झारखंड के विषय संदर्भ में या राजस्थान के आदिवासी के संदर्भ में, राजस्थान में भी अगर है तो उत्तरी भाग को लेके या दक्षिण में या पश्चिम में जहाँ लोकेटेड है किस तरीके, तो आपको शोध का क्षेत्र जो है ज्योग्राफिकली स्पेसिफिक आप कहाँ लोकेट करना चाहते हैं वो आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में जो सबसे बड़ी बात एक आपको और याद करनी है कि शोध प्रश्नों को आप एकदम रट के तैयार रखें, शोध प्रश्न आपके क्या आपसे पूछे जा सकते हैं। दूसरा आपकी अध्याय योजना जो है, टेंटेटिव जो चैप्टराइजेशन आपने जो किया होगा वो भी आपको मुख्य जबानी याद होना चाहिए, वो पूछ सकते हैं। उसके बाद में जो है डेटा की बात आती है कि आप जो रिसर्च करेंगे तो आपकी शोध की योजना क्या होगी, डेटा कहाँ से कैसे करेंगे आप, डेटा कलेक्शन क्या होगा, क्या तरीका होगा, आपको किस तरीके से आप अप्रोच करेंगे। तो बहुत सारे तरीके से शोध योजना में इंटरव्यू करके लोगों का आप जानेंगे, किताब के थ्रू, लिटरेचर के थ्रू आप जानेंगे, या आप फील्ड वर्क पे जाएंगे उसको जो विजिट करके आप जानेंगे, या फिर डेटा की जहाँ तक बात है तो आपकी प्राइमरी डेटा क्या होंगी
या फिर आपके सेकेंडरी डेटा क्या होंगे। तो ये भी थोड़ा सा आपको, हालांकि हिंदी साहित्य में जहाँ तक मेरा अनुभव है इतना नहीं पूछते हैं टेक्निकल क्वेश्चन, ये जो लेकिन थोड़ा सा ब्रीफली इसके फिर भी आप तैयार रहें कम से कम क्वेश्चन के लिए, आप है वो कम से कम तैयार रहें। उसके बाद में आपका अगर कोई सवाल हो तो मैं उसका जवाब देता हूँ, नहीं तो लास्ट में 2-3 चीज़ें जो है व्यवहारिक उनको मैं आपके पॉइंट को बस समराइज कर रहा हूँ। और अनिल भाई ने जो भी पॉइंट बताया, मेरे हिसाब से जो रिसर्च प्रपोजल और इंटरव्यू का जो भी एस्पेक्ट होता है और उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट होता है, मेरे हिसाब से इन्होंने ब्रॉडली पूरा कवर कर लिया है। और मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी इन्होंने पॉइंट बनाया उसको आप लोग नोट्स डाउन करके उसको रिविजिट कीजिए, अपने रिसर्च प्रपोजल को उसी हिसाब से स्ट्रक्चर्ड कीजिए, उसकी संरचना बनाइए और उसको प्रैक्टिस कीजिए। लास्ट में अनिल भाई का ये टाइम अगर ज़्यादा ना हो, लंबी वीडियो ना हो, तो लास्ट में बस आप अगर कुछ लास्ट में एक तो मैं ये कहूँगा कि खुद से ब्रेनस्टॉर्म करें अपने सवालों पे, क्योंकि इंटरव्यू जो है सेल्फ ड्राइव प्रोसेस है। जो वही मैं आप जो बात बोल रहा था, आप जो कहेंगे उनको जो बताएंगे उन्हीं पे वो सवाल पूछेंगे। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा जो मैं आखिरी जो मैं कहना चाहूँगा कि आप जो अगर मान लीजिए कि आपसे कोई सवाल पूछ रहा है और आप उसका अपने हिसाब से सही जवाब दे रहे हैं, आपने पढ़ा है किसी किताब में, लेकिन फिर भी कई बार प्रोफेसर जो है वो चेक करने के लिए, आप पेशेंस चेक करने के लिए कहते हैं नहीं ये तो नहीं है, आप जो कह रहे हैं वो गलत है, ऐसा तो नहीं बिल्कुल। तो उसमें कई बच्चे जो बहस करने लग जाते हैं। तो ध्यान रहे कि वो प्रोफेसर जो बैठे हैं 5 लोग या 4 लोग जितने भी, वो आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उन्होंने इस फील्ड में कम से कम 30-40 साल बिताए हैं और सारी किताबें आप जो जिक्र कर रहे हैं वो पढ़े होंगे, अभी भी अपडेटेड। तो उनके साथ बहस से बचना है, आपको विनम्र भाव से रहना है कि सर आप जो कह रहे हैं वो हो सकता है मेरी जो समझ है और मैंने जितना पढ़ा है उसके आधार पे सर मेरी समझ यही कहती है कि इसका जवाब ये होना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप सर कह रहे हैं तो निश्चित रूप से हो सकता है कि मेरे से कोई डायमेंशन छूट गया होगा, तो मैं उसको दोबारा से सर देखना चाहूँगा। लेकिन अभी तक की मेरी समझ है उस आधार पर सर मैं यही कहना चाहूँगा। तो क्योंकि मेरा ये अधिकार क्षेत्र नहीं है और मैं आगे सर मेरे को 4 साल का समय मिलेगा तो उसमें मेरे को पर्याप्त समय रहेगा, मैं निश्चित रूप से इसको नोट डाउन कर रहा हूँ, इसमें विचार करूँगा। इससे क्या होता है कि केवल इंटरव्यू के लिए और शोधार्थी के लिए आपको तो पता होगा हम काम कर रहे हैं, तो टैलेंट नहीं, पैसेंस सबसे बड़ी चीज चाहिए। और इसलिए आपको चेक करते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी में, आपके व्यक्तित्व में कितना ठहराव है। क्योंकि जिस प्रोफेसर के साथ जो गाइड आपको मिलने वाला है उसके साथ आपका 2 महीने काम नहीं करने वाले हैं, 4-5 साल आपको काम करना है। बहुत मेरी सबसे आप बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, तो व्यक्तित्व में अगर आपके ठहराव नहीं है और एक्सेप्टेंस नहीं है, आप हर चीज़ में बहस करने लगते हैं, तो फिर वो चाहेंगे कि नहीं 4-5 साल मेरे साथ काम करने के लिए मैं इस व्यक्ति को नहीं रखना, कंसिडर नहीं करें। और एक जो लास्ट में आपको कहूँगा कि हिंदी पट्टी के विद्यार्थी जो है थोड़ा अपने ड्रेस कोड पे भी ध्यान दें कि आपको जो इंटरव्यू में क्या पहनना है, थोड़े से सादगी के साथ सिंपल जो कपड़े, जो प्लेन कपड़े हों वो पहन के आएँ, क्योंकि उसका भी एक प्रभाव पड़ता है अपने व्यक्तित्व का भी, अपने आप कैसे सोचते हैं, विचारों का भी। तो वो भी आपको ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि हमें फाइनली वो सिलेक्ट होना है, तो हमें भी कोई भी डायमेंशन है वो छूटना नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से अनिल भाई मैं बोल सकता हूँ पूरा कॉन्फिडेंटली कि आपने जो भी एक छोटा छोटा पॉइंट होता है इंटरव्यू से रिलेटेड, उस सभी पॉइंट को आपने कवर किया है। और हम आशा करते हैं कि इस वीडियो को जितने भी स्टूडेंट देखेंगे उनके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखें आप, और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट अनिल भाई ने बताया उस पॉइंट को नोट्स डाउन करके उसको प्रैक्टिस कीजिए। आप कि रिसर्च प्रपोजल में प्रैक्टिस कीजिए कि उसको प्रेजेंट करने में आपको इंटरव्यू बोर्ड के सामने काफ़ी आप लोगों के लिए सहज होगा और काफ़ी आसान हो जाएगा प्रैक्टिस करने के बाद। लास्ट में अनिल भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने समय दिया। और मेरे हिसाब से हम लोग आशा करते हैं कि वीडियो जो भी हिंदी विभाग में इंटरव्यू देने जा रहे हैं उनके लिए लाभदायक होगा। लास्ट में बहुत ब्रीफली अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं। लास्ट में ब्रीफली यही कि पूरा क्रेडिट आपको हो जाता है विकास जी को, क्योंकि मेरे पीछे पड़े होते 1 महीने से। और पॉलिटिकल साइंस के शोधार्थी होने के बावजूद भी पहली बात तो ये कि पॉलिटिकल साइंस के होते हुए हमसे ज़्यादा साहित्य पढ़ते हैं और साहित्य के प्रति रुचि है, और इसीलिए इनकी प्रतिबद्धता है कि हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए इतनी ज़्यादा इनके भीतर जो है प्रतिबद्धता है। और एक एंजाइटी सी थी कि नहीं उनका इंटरव्यू हो उससे पहले मेरे को अपलोड करना है। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, आपके भविष्य के लिए भी शुभकामनाएं। और अंत में मैं 2-4 पंक्तियां बोलना चाहूँगा कि तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, और खुद पे है भरोसा तो ये दांव लगा ले, और डरता क्यों है जमाने की निगाहों से भला, इंसाफ तेरे साथ है इल्ज़ाम उठा ले, और टूटी है पतवार किस्ती की तो गम क्या है, टूटी है पतवार किस्ती की तो गम क्या है, हारी हुई बुझाऊं कोई पतवार बना ले। तो तदबीर को ठीक करके अपने को इंटरव्यू है वो क्रैक करना है। तदबीर का मतलब आपका बोलने का सलीका, रहने का सलीका। धन्यवाद, नमस्कार। और लास्ट में आप सभी से निवेदन है कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कि उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।